स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। वो समय जिसका इंतजार काफी शिद्दत से रहता है, वो समय बहुत करीब आ चुका है। जी हां, 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा इस बार शुरू होने जा रही है और पूरे 62 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 31 अगस्त को इस यात्रा का समापन होगा। लेकिन जैसे ही ये चर्चा शुरू होती है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले चर्चा इस बात को लेकर भी होती है कि यात्रा की तैयारी को लेकर, यात्रा के शुरुआत से लेकर उसके समापन तक, पूरे दिनों तक उसको लेकर तैयारियां किस तरह से होंगी और तैयारियां हर दृष्टि से, क्योंकि एक लंबा ट्रैक है जो यात्रा के शुरुआत से लेकर यात्रा के अंत तक जो भी कोई श्रद्धालु अपना ये सफर शुरू करता है, अपनी ये यात्रा शुरू करता है, उसे कई तरह के अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है। और इस क्षेत्रों में कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ी है, कहीं बर्फ है, कहीं पर बहुत गहरी खाई है। तो इन तमाम हालात से गुजरते हुए, इन तमाम क्षेत्रों से गुजरते हुए लेकिन एक श्रद्धा है, और इसी श्रद्धा के साथ, उल्लास और हर्ष के साथ तमाम श्रद्धालु ये कामना करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो और उनकी यात्रा बहुत अच्छे से समापन भी उसका हो सके। और एक जो बड़ा फैक्टर है वो है सुरक्षा, खासतौर से आतंकी हरकतों से सुरक्षा, आतंकियों के मंसूबों को नाकाम बनाने की चिंता, उसको नाकाम बनाने की कोशिश, उसको नाकाम बनाने की हर वो उपाय जिससे उनके जो नापाक इरादे हैं उसे गहरा जो है चोट पहुंचाया जाए। तो आज भी इसको लेकर चिंतन मंथन हुई है और मंथन हुआ है। खासतौर से आज तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वहां पर इसको लेकर बैठक हुई है, जिसमें हमारे LG मनोज सिन्हा साहब भी दिल्ली आए हुए थे, इस बैठक में शामिल थे। और ये जो बैठक हुई ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई और कई बिंदुओं पर इसको लेकर चर्चा हुई, क्योंकि ये अब तक का एक सबसे कह सकते हैं कि लंबी अवधि वाला यात्रा होगी जो 62 दिनों तक चलेगी। तो इसमें जो हर तरह के जो इस पे पहलू हैं, सुरक्षा और जो प्राकृतिक वहां पर जो संरचनाएं हैं, उसमें किस तरह से कई बार बाढ़ का खतरा बना रहता है, कई बार जो है बहुत ही विपरीत स्थितियां बन जाती हैं मौसम को लेकर के। तो इन तमाम चीजों को लेकर तैयारियां कैसी हैं, निरीक्षण उसकी लगातार कैसे होगी, अगर कुछ समस्या इस तरह की आती है तो उस पर किस तरह का जो है वो प्लान ऑफ एक्शन होगा, ये सब कुछ आज चर्चा में आज शामिल हुआ। कि इस पे भी हम विस्तार से आज खासतौर से चर्चा करेंगे। तो आप बने रहें अगले आधे घंटे तक हमारे साथ। JKLH प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगा कि आपको मैं परिचय करवा दूं उन तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा में। हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें आज तफसील बताएंगे आज इस बैठक को लेकर। हमारे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, और अजय भारती एक्स MLC हैं, BJP के प्रवक्ता हैं, और इरफान हफीज हमारे साथ होंगे जो लीगल एक्सपर्ट है, इरफान हफीज लोन। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले शंकर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर, तैयारियों को लेकर बैठकें वहां होती रही हैं जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन दिल्ली में जो आज बैठक थी वो क्यों अलग थी और इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई होगी? देखिए, आज जो कहा जा सकता है कि मैराथन बैठक हुई। आज सुबह से जो बैठक का दौर शुरू हुआ और देर शाम तक ये बैठक चलती रही। तो इस मैराथन बैठक, इसको क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का मसला नहीं था। यहाँ पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराना, सिर्फ ये मसला नहीं था, बल्कि कई ऐसे बुनियादी चीजों के मसले पे बातचीत की गई। अगर वहां पर श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो या वायु मार्ग से आते हैं, तो किस तरह से उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही अगर वहां कोई अकस्मात अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो किस तरह से वहां पर अचानक वहां से तमाम लोगों को निकालना है, इस मामले पर भी चर्चा हुई। और वायुयान की जो सेवा है उस मसले पर भी बाकायदा चर्चा की गई। इसके साथ ही जो श्रद्धालु आएंगे तो श्रद्धालुओं के लिए किस तरह से खान पान की व्यवस्था होगी, किस तरह से पानी जैसे बुनियादी जो चीजें हैं वो उसकी व्यवस्था है, वहां पर रहने की क्या व्यवस्था है, इन मसलों पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ
वहां पर किस तरह से वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कौन कौन से व्यवस्थापक हैं, किस तरह से वहां पर कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितने अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या वहां पर आर्मी के जवानों की भी आवश्यकता पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है, उन तमाम मसलों पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही वहां की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, अगर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं, पिछले 5-6 महीनों के दौरान में जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं, तो उस मसलों पर किस तरह से उसका समाधान किया जा सकता है, इन मसलों पर चर्चा हुई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है वो 3 पार्ट में किया जा सकता है। जो पहली बैठक हुई थी वो उसमें केंद्रीय गृह सचिव स्तर के अधिकारी और उनके नेतृत्व में किया गया था, जिसमें कि डीजी स्तर के अधिकारी अपने अपने प्रेजेंटेशन को दिए। उसके बाद दूसरी जो बैठक हुई वो शाम में 4 बजे स्टार्ट हुई और उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता और साथ में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उसमें मौजूद थे। इसके साथ ही आर्मी से जुड़े हुए अधिकारी मौके पर मौजूद थे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण हुई वो उसके बाद 6 बजे प्रारंभ हुई, जिसमें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम चर्चाएं की गई और किस तरह से उस पर लगाम लगाना है, किस तरह से अगर आतंकी गतिविधियों से संबंधित जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से होना चाहिए, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई और उस बैठक में खुद रॉ चीफ भी शामिल हुए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज का जो पूरा एक जो मैराथन बैठक हुई है वो अब लगभग खत्म हो चुकी है थोड़ी देर पहले ही, और थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री भी अभी इसी मार्ग पे जहां पे मैं खड़ा हूं यहां से भी क्रॉस करते हुए नजर आ रहे थे। और कहा जा सकता है कि आज जो मैराथन बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और उन तमाम बिंदुओं पर शंकर अभी चूंकि 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होनी है, तो क्या ऐसी कोई और बैठक 1 जुलाई से पहले होने की और कोई संभावना है, या फिर इस बैठक को मान लिया जाए कि यह फाइनल बैठक थी, अंतिम बैठक थी 1 जुलाई से पहले? बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और इसी मसले पे मैं जवाब भी देने जा रहा था कि ये जो बैठक हुई है आज तो एक कहा जा सकता है महत्वपूर्ण रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण और बैठक होना बाकी है। वो बैठक ठीक 1 जुलाई के पहले होगी। ठीक है, हालांकि तारीख का शंकर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहे। मैं फिर आपके पास आता हूँ, बाकी मेहमानों से भी इस पर रिएक्शन लेना चाहेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जाहिर सी बात है। शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल सीधा ये होगा कि एक ऐसा आयोजन जिसे हर साल होना है, एक ऐसा आयोजन जिसमें श्रद्धा जो है वो समर्पित है, एक ऐसा आयोजन जिसमें गंगा जमनी तहजीब की कहीं ना कहीं एक झलक दिखती है, फिर भी ऐसे किसी आयोजन को करने से पहले यूटी में, दिल्ली में एक बार नहीं कई बार बैठक आखिर क्यों करनी पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अमरनाथ यात्रा भारत की धार्मिक यात्राओं में से सबसे प्रमुख है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु आते हैं जी। पिछले साल में 2022 में 6 लाख तकरीबन श्रद्धालु आए थे और ये हर साल बैठक होती है। लेकिन हर साल बैठक होती है, हमारे बंदोबस्त ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड होते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना, एक डायनामिक सिक्योरिटी सिनेरियो बदली हुई होता रहता है, जिसके कारण कि हमको घड़ी घड़ी हर साल में इसका ब्यौरा लेना पड़ता है। आप जानते हैं कि हमारा जो नेबर है पाकिस्तान, वो पाक नहीं है, वो नापाक है। वो हर वक्त कोई ना कोई ऐसा जरिया ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें वो खलन बना सके। तो ये हमारी एक धार्मिक यात्रा है, एक श्रद्धालु लोगों की यात्रा है जी। अगर इसमें खलन पड़ जाए, पूरे भारतवर्ष में आग लग जाए कि ऐसा कैसे हो गया, तो इसके लिए हमें फूंक के, यानी कि वो करके हमें हर बार कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इस यात्रा के बीच में 2 बड़े पहलू हैं, जैसे कि कह भी चुके हैं आप। सबसे पहला पहलू है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स एंड मैनेजमेंट, जो कि जो हर साल में हमको रिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि यात्रु और ज्यादा मात्रा में आते हैं और डायनेमिक्स अलग होती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो पहलू होता है वो होता है सिक्योरिटी सिनेरियो का। अभी आप देखिए कि पिछले साल में भी हमारे वहां थ्रेट एक था
और उसके बेस के हमने ऊपर सारी अरेंजमेंट्स की थी। और इस साल में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ये G20 की जो हमारी सफलता के कारण वो बौखलाने से तिलमिला गया हुआ है और वो पूरी कोशिश करेगा। तो इस बार की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उसको इसकी बार होगा कि मैं कैसे इस बार कर सकूं। तो और दूसरा बड़ा जो चीज होगी, मैं शॉर्ट करके कहता हूं कि इस बार डायनेमिक्स जम्मू रीजन में ज्यादा होंगे शायद, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एक साल में जम्मू के बीच में पाकिस्तान ने जो एक टैक्टिक्स जम्मू रीजन में बदली की है, तो यहां पर सुरक्षा, यहां पर मैनेजमेंट, यहां पर जैसे आप भगवती नगर का ही एक आप देख लीजिए, सबसे बड़ा शिविर है अमरनाथ यात्रियों का, वो तवी से पाकिस्तान के नजदीक पहुंचता है। और हमारे लिए जो ये ड्रोन्स हैं, अगर वो हथियार गिरा सकते हैं, वो एयरफोर्स स्टेशन में आके वहां कर सकते हैं, तो हमें हर चीज को देखना होगा। ड्रोन की सुरक्षा रखनी होगी, ग्राउंड सुरक्षा रखनी होगी, मल्टी टियर, मल्टी डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल, ये सब सिक्योरिटी रखनी होगी। तो ये मैं मोटा मोटा बोला है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बाद में आपको इसकी हर एक के छोटे छोटे पहलू भी बता सकता हूं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से तमाम चीजें बताई हैं। और जैसा कि शंकर ने भी बताया कि ये चीजें लगातार चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है और हो सकता है कि बैठकें और भी हो। बस मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें जो फिगर्स हैं उसमें करेक्शन यहाँ पे या फिर चाहिए, जरूरी है। पिछली बार जो यात्रियों की संख्या थी वो 3 लाख से कुछ ज्यादा थी और इस बार ऐसा एस्टिमेशन है कि 5 लाख के आसपास श्रद्धालु जो वो पहुंचेंगे। बहरहाल मैं आगे आता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं अजय भारती, एक्स एमएलसी, बीजेपी प्रवक्ता है। भारती जी, मेरा सवाल आपसे सीधा यही है कि जो मैंने सवाल किया कि इस इतनी बैठकों की, इतनी मतलब सुरक्षा की दृष्टि से या जो वहाँ होने वाली जो व्यवस्थाएं हैं और जो अचानक कोई ऐसी प्राकृतिक जो कुछ जो हालात बदल जाते हैं, बारिश हो चाहे वो बाढ़ हो, कुछ ऐसी चीजें हो जाती, तो इसको लेकर बात समझ आती है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर कई बार बैठकें होती, इसका मतलब क्या है? वैसल साहब, इसका सीधा सा ये मतलब है, जैसे बताया जी, हमारे राकेश शर्मा जी ने भी बताया या पहले आपने भी बताया, अमरनाथ यात्रा की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। और पिछला इतिहास जो खासकर 1990 के बाद हमने देखा, लगभग 30-35 बार इस पर पाकिस्तान और उनके स्टूजर्स ने हमले किए हैं। बहुत से अमरनाथ यात्रियों के जाने भी गई हुई है। जी, जी। इसलिए इसके बारे में, क्योंकि ये एक इस तरीके से ये असर्शन बनाया गया था कि भाई हम होने नहीं देंगे, एक चैलेंज प्रस्तुत था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, सरकारें चाहे जो भी रही हों, उन्होंने इसको चैलेंज को कबूल करते हुए एंश्योर करने का हर प्रयत्न किया है कि अमरनाथ यात्रा स्मूथली हो। इसका कारण है क्योंकि ये, जैसे आपने कहा कि इसमें सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट भी है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का और भारत के लोगों का एक सामूहिक एक्सप्रेशन है कि हम मिलजुल कर कोई भी धार्मिक और उन चीजों को कैसे पूरा कर देते हैं। और इन कठिनाइयों में, वहां सिर्फ कठिनाइयां जैसे आपने भी कहा मौसम की ही नहीं है, वो जो रास्ता है वो इतना दुर्गम है, उसमें भी बड़ी कठिनाइयां आती हैं। तो इन सारे के बावजूद में सब ने मिलकर इसको सफल करने का जो प्रयास किया है, और यह कई हजारों वर्षों से चल रही है। ये इसमें राजतरंगिणी से लेकर और नीलबद्ध पुराण में इसका एक कैसे जिक्र है, तो ये चलता रहा है। तो ये हमारी आस्था के साथ हमारी जो सॉवरेंटी का उसके साथ भी एक प्रतीक बना हुआ है। इसलिए सरकार कोई भी हो, उनके लिए चैलेंज रहता है कि जो भी, जैसे हमारे राकेश शर्मा जी ने कहा कि जो नापाक पड़ोसी हमारा है और जिसकी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन कई कारणों से बढ़ी हुई है। एक तो यहां पर G20 का तो हुआ है, उनके घर में भी जो प्रॉब्लम्स है उससे ध्यान हटाने के लिए भी उनको जम्मू कश्मीर को उबाल पर रखना बहुत जरूरत है। ये उनकी मजबूरी है। वो उनके चाहे नए आर्मी चीफ हो, चाहे वो ISI के नए चीफ हो, उन्होंने कई बार इसका एक्सप्रेशन किया। और पाकिस्तान के पेपर्स को भी जब आप पढ़ते हैं तो वहां इस पर चर्चा होती है। अगर उनको जो वहां पर जो रेडिकलाइज्ड यूथ जो अभी वहां पर परेशान होकर जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कहीं यूटिलाइज करना है, तो उनके लिए कश्मीर, उनको लगता है कि ये सॉफ्ट जगह है जहां हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो
थ्रेट है, हाँ। उस थ्रेट को काउंटर करने के लिए जो भारत सरकार है, जम्मू कश्मीर की यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको उसको चेक करने लिए, उनको एंटिसिपेट करते हुए उसमें हम कैसे एंश्योर कर दें, और हमें विश्वास है अपनी सरकार पर, अपने सुरक्षा बलों पर कि वो इस कार्य को पूरी तरह से अंजाम देंगे। बिल्कुल। अब मैं आता हूं, हमारे साथ इरफान हफीज लोन है, लीगल एक्सपर्ट है वैसे तो, लेकिन समाज की जो अलग अलग जो धारणाएं हैं या समाज में होने वाला आयोजन है या जो सामाजिक समरसता है जिसको कहते हैं, उस पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। इरफान हफीज साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक बहुत ही आस्था की जगह, एक बहुत ही आस्था वाली ये यात्रा, जाहिर है हमारा मुल्क एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, ऐसे में एक धर्म है और अलग अलग धर्म हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो एक काफ़ी पवित्र इसे माना जाता है। लेकिन इस पवित्रता वाली जगह पे, इस पवित्रता वाले माहौल में भी अगर डर इस बात का हो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कैसा रहेगा, बाकी जो कारण है वो तो सामने अभी है, चाहे वो ज्योग्राफिकल कंडीशन हो, मौसमी वजूहात हो, और दूसरा ये कि जितना सब लोग कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ, जो भी यात्री आते हैं वहाँ पर उनको वेलकम करने, उनको फैसिलिटेट करने, उन्हें अगर ऊंची जगहों पर चढ़ना है तो उन्हें यहाँ तक कि कंधों पर चढ़ा के ले जाया जाता है। ठीक है कि उसके लिए वो कुछ कहीं सेवा है, कहीं उसके बदले कुछ उजरत भी है, लेकिन इस पर अगर ये सवाल उठे कि जी सुरक्षा 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 सुरक्षा, कैसा लगता है? इरफान साहब। इरफान जी को मेरी आवाज मिल रही है? इरफान जी को लगता है हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, कि हम उनके कोशिश करेंगे उनके पास फिर से जाने की। तो सवाल इसी को लेकर हम दोहरा रहे थे। मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ राकेश शर्मा जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, कि सबसे अहम ये ज़रूर है हमारे देश के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यूटी प्रशासन के लिए, कि जो भी यात्री किसी भी राज्य से और किसी भी राज्य के हिस्से से आते हैं, वो सुरक्षा के साथ अपनी ये जो यात्रा है उसे पूरा करें और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी खुशी जैसे वो आते वैसे घर तक जाएं। इसमें सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 जो थ्रेट हो सकता है वो क्या है? वो टेररिस्ट एक्शंस का हो सकता है। वो कहीं भी जम्मू से लेकर और अमरनाथ तक कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे पिछले साल 60 से 70 हजार तक की सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर वैली में लगाई गई हुई थी जी। और जो सबसे पहला जो टेररिस्ट थ्रेट हो सकता है, जो कि किसी की जगह में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं, जहां पर हमारे कैंप्स हैं, या जब एक ट्रांजिट करेंगे कैंप से लेकर दूसरी जगह में जब जाएंगे, जैसे जम्मू से कहीं आगे जाते हैं, तो वहां पर उनको इंटरसेप्ट करने का या कुछ करने का। और बाकी जैसे अमरनाथ में पहले भी हो चुका है, भारती जी ने भी इसका जिक्र किया कि काफी बार टेररिस्ट का इस प्रकार से हो चुका है। सबसे पहली चीज वो हमारे ऊपर सिक्योरिटी में ये चीज होती है। दूसरी चीज, तो आपको लगता है कि पॉइंट नंबर 1 जो है वो सिक्योरिटी ही है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं आतंकियों के जरिए जो कुछ थ्रेट रहते हैं या जो उस पर एक उनके जो नापाक मंसूबे रहते हैं वो है। इरफान, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इरफान हफीज जी, ठीक है। मैं अब आपसे इजाजत लेके मैं इरफान जी के पास जाना चाहता हूं। इरफान जी, आप मेरा सवाल अगर सुन चुके होंगे तो मुझे उसका जवाब दे दीजिए कि एक इतनी पवित्र यात्रा, उसको लेकर इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी और सुरक्षा को लेकर इतने सशंकित हम लोग रहते हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों है ये? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जहां तक कश्मीर लोगों की बात है, आपने देखा होगा 2008, 10, 16 जब यहाँ हालात जो थे, प्रदर्शन हो रहे थे, जिन्हें हम अनरेस्ट कह रहे हैं जी, और बहुत ही भयानक हालात थे यहाँ पर। लेकिन उस दौरान भी अगर आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर के जो खुसूसन कश्मीरी लोग जो है, अगर कोई सुविधा की बात हो, हमारे यात्री किसी भी दिक्कत में होते थे, तो उन्होंने हमेशा हेल्पिंग हैंड फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट उनको एक्सटेंड किया है, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। ये हमारी पहचान का मामला है। हम बहुत ही, कश्मीर जो है जन्नत बेनजीर है, और क्योंकि ये हॉस्पिटेबल लोग है, वो इसका एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, जन्नत बेनजीर इसे जो कहा जाता है जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कश्मीरी लोग, जहां तक आवाम है, वो हमेशा उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि ये यात्रा सफल रहे, उनको हर सुविधा मिले, और उनके किसी भी जो संकट हो उसे उनको हाथ बटाया जाए, उसे बाहर निकाला जाए। जहां तक
सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, जी। क्या आप खुद इस बात को जानते हैं, उस बात की तस्दीक आप करते हैं कि कश्मीर जो है एक नॉर्मल जगह नहीं है, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, यहाँ पर पीएसए है, यहाँ पर आर्मर फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, और जनाब आप जानते हैं यहाँ पर लाखों में हमारे फौजी भाई यहाँ पर तैनात है, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर निर्दोष लोग मारे जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा उधमपुर से एक भाई हमारा मारा गया। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि इसे राजनीतिक तौर हल करिए, ताकि ये खून बहना जो है हमेशा के लिए रुक जाएगा। जी। बाकी हम चाहते हैं कि ये यात्रा, कश्मीरी लोग चाहते हैं कि यात्रा सफल रहे, सरकार हर सुरक्षा का प्रबंध करे। और आपने देखा पिछले साल उस पे इनसे जवाब मांगे कि एक वनरेबल जगह पर हमारे यात्रियों को रखा था, जब काफी मौसम ने साथ नहीं दिया, सैलाब की सूरत हाल बनी, काफी नुकसान उससे हुआ। तो ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए, और सुरक्षा के हवाले से भी हम चाहते हैं कि हर मुमकिन कदम उठाना चाहिए सरकार को, ये यात्रा सफल और सुरक्षित होनी चाहिए। जी। एक सवाल यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं जो यात्री हर साल वहाँ पहुँचते हैं और उनकी संख्या अगर आप तुलना करें तो हर पिछले साल से अगले साल संख्या बढ़ के नजर आती है। इस बार भी ऐसा अंदाजा है कि 5 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। इस बार 62 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। विश्वास बहाली एक बहुत अहम चीज़ है। कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु उन्हें विश्वास तो है, जो देश के किसी भी हिस्से से चले आते हैं, ये जानते हुए कि उस जगह पर थोड़ा अनरेस्ट है, वहां कन्फ्लिक्ट के लेके कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, फिर भी वहां पहुंचते हैं। उन्हें विश्वास है उन लोगों के पर भी जिनके बीच वो जाते हैं, जिनके बीच से होकर वो जाते हैं। उन्हें विश्वास है सुरक्षा एजेंसियों पर, सैनिकों पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर, कि वो जी हमारी रक्षा करते रहेंगे। तो ये विश्वास तो कहीं ना कहीं दिखाता है ना। अजय भारती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये विश्वास झलकता है कि नहीं झलकता श्रद्धालुओं के हर बार पहले से ज्यादा बढ़कर आने में? बिल्कुल निश्चित रूप से झलकता है। वो अपनी देश की सुरक्षा बलों पर विश्वास, वो अपनी सरकार पर विश्वास और अपने लोगों पर विश्वास। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि कश्मीर के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके तरफ से कोई दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है? उसमें से वो एलिमेंट जिसको रेडिकलाइज किया गया या जिसको प्रवोक किया जाता है, जो किसी के बहकावे में, और वो राजनीतिक दलों के, राजनीतिक नेताओं के ऐसे जो अपनी राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन जो यात्री है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो विश्वास के साथ ही आते हैं। और वो उन दिनों भी आए जब अटैक्स हुए, एक तरफ से अटैक हुआ लेकिन दूसरी तरफ से यात्रा चलती रही, फिर यात्री आते रहे। तो एक तो श्रद्धा तो है ही, श्रद्धा भी है और अपनी सरकार पर विश्वास भी है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हां, जो राजनीति उस पर होने वाली है, जो राजनीति की जा रही है, अभी आप देखेंगे, अभी तो हम एक ही पहलू कर रहे हैं, अभी देखेंगे आप कुछ राजनीतिक दल शुरू हो जाएंगे, जी लोकल लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है, या ऐसा ये करिए वैसा ये करिए, तो इस प्रकार की राजनीति होनी है, तो वो फिर लोगों को बरगलाते हैं, उससे फिर दिक्कत होती है। अदरवाइज आम आदमी का इसमें सहयोगी है। ये ठीक है, आपने कहा कि उजरत है, कोई सर्विस के बदले कोई पेमेंट ले लेता है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सर्विस मन से करता है, दिल से करता है, वो इसकी तैयारी साल भर करता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं इसी पहलू पे अपने दोनों मेहमानों से, इरफान हफीज, मैं आपके पास जाना चाहता हूं, ये विश्वास बहाली और कैसे बढ़ सकती है? इरफान साहब जी, ये विश्वास बहाली, देखिए मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि आपके पास एक एग्जाम्पल है कि जब यहां पर हालात बहुत भयानक थे, चाहे 2008 हो, 10 हो, 16 हो, जब लोग सड़कों पे थे, लेकिन आपने देखे होंगे ऐसे कहीं एग्जाम्पल्स है जहां पर हमारे यात्री भाइयों को कोई दिक्कत थी, कहीं पर कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हुई, तो उसमें कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन कहा यह हमारे यात्री भाई है, मेहमान है, हमें इनकी सहायता करनी होगी। और मैं समझता हूं वो विश्वास की बहाली के लिए और क्या चाहिए आपको? कश्मीरी लोग जो है मेहमान नवाज है, पुरअमन पसंद लोग हैं, लेकिन अब सुरक्षा के हवाले से आपको मालूम है कश्मीर क्या समस्या है। 1 लाख लोग यहाँ पर मारे गए, काफी खून बहा यहाँ पर, कहीं युद्ध हो गए, करगिल हो गया, उससे पहले युद्ध हो गए, और अभी भी आप देखते हैं कि खून बहता है यहाँ पर, लोग जेलों में हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लागू है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि कश्मीर समस्या अगर हल हो जाता, हमेशा के लिए से परमानेंट सोल्यूशन हो जाता, तो मैं समझता हूं
क्योंकि लोगों को ठीक है। राहत मिलेगी। बाकी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल। कहना चाहूंगा, लोगों की ओर से हमेशा हाँ। ये रहा है, कश्मीरी अवाम की ओर से, हाँ। कि हमारे जो मेहमान है, यात्री भाई है, सफल रहे और कश्मीरी अवाम बिल्कुल हमेशा उनके साथ रहेंगे। ठीक है। हाँ, हमारी आपसे गुजारिश ठीक। है, प्रशासन से गुजारिश है हाँ। कि यात्रा को कंडक्ट करते हुए यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसका भी ख्याल रखा जाए। बिल्कुल। राकेश जी, फाइनल कमेंट बस 15-20 सेकंड आपको दे पाऊंगा। ये विश्वास बहाली कितना मतलब ये अटूट है और कितना ये अहम है इस पूरी यात्रा को लेकर? ये बहुत जरूरी है और ये विश्वास आएगा कश्मीर वैली से सबसे पहले। और हमारे जैसा कि हमारे भारती जी ने भी कहा और ये कहा कि हमारे कश्मीरी भाई जो है वो इसमें खलन नहीं चाहते, वो भी आस्था रखते हैं, उनकी अपनी आस्था है, वो दूसरे की आस्था में भी रखते हैं। लेकिन ये अगर खलन आती है तो बाहर से आती है, पाकिस्तान से आती है। और दूसरा, अगर विश्वास की बहाली करनी है हमने, तो ये सबसे पहले तो एक वेलकम मैसेज ओपन हैंडेडली ये होना चाहिए कश्मीर पार्टीज की तरफ से, वहां से अनाउंस होना चाहिए कि हम सब इसके जो अमरनाथ यात्रा को वेलकम करते हैं और हम सब ये करेंगे कि पूरी सपोर्ट दें और कुछ ना कुछ कोई भी। चलिए, इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहां पर हम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपना कीमती समय देने के लिए, और फिलहाल इस चर्चा में तय मुझे दें इजाजत। नमस्कार।